नमस्कार, आदाब। आज से मैं आपको मोहतरमा कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का एक और नॉवेलेट सुना रहा हूँ, जिसका उन्वान है चाय के बाग। चाय के बाग। सुनिए। तस्वीर, आवाज़, फेड इन बंगाली लोक धुन, क्लोजअप 2 पत्तियाँ और एक कली सुपर इम्पोज। टाइटल: चाय की झाड़ी, चाय का बाग, मजदूर लड़कियाँ, लॉन्ग शॉट, जंगल नदी, माहौल तामीर करो। फंचूगंज का पुल, दरिया, किश्तियाँ, चिड़ियों की चहकार, पानी की आवाज़, भटियाली गीत, स्टीमर घाट, बरमचाल रेलवे स्टेशन, चाय के बागात की ये हसीन रोमान परवर फ़िज़ाएँ, जहाँ धरती के जियाले बेटे धरती के मधुर हयात बख्श गीत गाते हुए चाय की पत्तियाँ तैयार करते हैं। मज़दूर, मुस्कुराते चेहरे, चाय की फैक्ट्री, मज़दूर काम कर रहे हैं, मज़दूरों का लोकनाच, शगुफ्ता चेहरे। सीक्वेंस 2, घना जंगल, माहौल तामीर करो। एक जीप गुजर रही है, क्लोजअप, बंदूक संभाले हुए गैर मुल्की सयाहों के मुस्कुराते चेहरे। आवाज़, चारों तरफ अंधेरे जंगलों में खूबसूरत बघेले और हिरन और दूर दूर से आए हुए सैलानी और शिकारी। ट्रेन एक झटके के साथ शमशेर नगर के छोटे से स्टेशन पर रुक गई। मैंने लिखना मुलतवी करके स्क्रिप्ट के पहले ड्राफ्ट के कागजात बैग में ठूसे और प्लेटफॉर्म पर उतरी। शाम हो रही थी और अंधेरा तेजी से छा रहा था। स्टेशन सुनसान पड़ा था। सब डिविजनल ऑफिसर को ढाके से तार देने के बावजूद वहाँ कोई मौजूद न था, क्योंकि बंगाल के बासी वक्त के मुताल्लिक़ एक नहायत फ़लसफ़ियाना नज़रिया रखते हैं। मैंने चारों तरफ देखा। एक देव हेकल अमेरिकन और चुस्त पतलून में मलबूस सुनहरे बालों वाली उसकी मेम ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म के फाटक की तरफ जा रहे थे, जिससे ज़रा फासले पर चंद जीप गाड़ियाँ खड़ी थीं। कुली ने मेरा सामान उठाया और मैंने सोचा कि स्टेशन मास्टर के दफ्तर से एसडीओ को फ़ोन करने की कोशिश करूं। हालांकि मुझे मुकामी टेलीफोन सिस्टम का भी खासा तजुर्बा था। अस्सलाम वालेकुम, एक गरजदार आवाज़ आई। मैंने पलट कर देखा। सियाह शेरवानी और शरई पाजामे में मलबूस एक बारिश बुज़ुर्ग खुश खल्क़ी से खड़े मुस्कुरा रहे थे। शायद यही सब डिविजनल ऑफिसर थे। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। आप? उन्होंने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। जी। बड़ी खुशी हुई। मुझे उर्दू अदब से अब दिलचस्पी नहीं रही कि वो रोज़ बरोज़ मज़ीद गैर इस्लामी होता जा रहा है। मगर मेरी अहलिया आपके अफसाने बड़े शौक़ से पढ़ती है। जी। मैंने झेप कर इंकिसार के साथ हंसने की कोशिश की। खाकसार को बेग कहते हैं। मैं टी रिसर्च पर लगा हुआ हूँ। आइए मेरे हमराह तशरीफ़ ले चलिए। मैं एक अजीज़ को लेने आया था। मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ और कहाँ जाने का इरादा रखती हूँ। उनके अजीज़ वो भी बारिश थे। सामान उठवाकर नज़दीक आए। जीप में असबाब रखा गया और ऊंचे नीचे रास्ते पर
हिचकोले खाते हम लोग श्रीमंगल की सिमत रवाना हुए। अमेरिकन की जीप धूल उड़ाती आगे आगे जा रही थी। धूल से बचने के लिए मैं सेलुलाइट के पर्दे से सटकर बैठ गई। इधर उधर की चंद बातें करने के बाद गाड़ी चलाते चलाते उन्होंने दफतन मुड़कर मुझे मुखातिब किया। अजीज़ा, इस्लामी नावल लिखिए। मिल्लत की किश्ती गियर बदलते हुए उन्होंने कहा, डामाडोल है जी। माफ़ कीजिएगा, डाक बंगला जंगल के ऐन वस्त में है और आजकल बिल्कुल खाली पड़ा है। कोई बात नहीं, मैंने रसान से जवाब दिया। मैं मशरक़ी पाकिस्तान के दूर अफ्तादा डाक बंगलों में रहने की आदी हूँ। बारिश बुज़ुर्ग, वो बुज़ुर्ग कतई नहीं थे। 47-48 साल के रहे होंगे, मगर एक नहायत रोबदार सियाह दाढ़ी और भारी भरकम जस्से ने शान बंदगी अता कर रखी थी। मेरे मुतालिक बहुत खुलूस के साथ फ़िक्रमंद नज़र आ रहे थे। मेरे इस तरह तने तन्हा और बेपर्दा जंगल जंगल घूमने से उनको कितना दुख हुआ होगा, मैंने सोचा और फ़ौरन सर ढाँप कर बैठ गई। आप कलमा जानती हैं? उन्होंने अचानक सवाल किया। जी। 5 कलमे? जी। तालीमात कुरानी पर अमल पैरा हैं? फिर उसी अचानकपन से वो अपने रिश्तेदार की तरफ मुड़े। मैं कहता हूँ, नौजवानों, इस्लाम की खातिर इंजन बन जाओ, इंजन बन जाओ। लफ्ज़ इंजन उन्होंने तकरीबन गरज कर अदा किया। रिश्तेदार ने सर हिलाया। जीप डाक बंगले के अहाते में दाखिल हुई। रात का खाना गरीब खाने पर तनावुल फरमाइए। मैं और मेरी अहल्या घंटे भर में आकर आपको ले जाएंगे। बारिश बुजुर्ग ने मुझसे कहा। चौकीदार लपका हुआ आया। कौन नूरुल आबाद, कैसे हो? मैंने खुश होकर उससे पूछा। छिदरी दाढ़ी और नीली तहमद वाले नूरुल आबाद की बाँछें खिल गईं। बारिश बुजुर्ग ने खुदा हाफिज कहा और जीप जन्नाटे से बाहर निकल गई। नूरुल आबाद ने एक कमरा खोलकर लालटेन मेज़ पर रख दी। तुमको याद है नूरुल आबाद? हम 4 साल हुए यहाँ आए थे। खूब याद है मिस साहब। आप लोग इधर मानीपुर नाच की पिक्चर बनाने आया था, शूटिंग करता था। तुम्हारे बीवी बच्चे राजी खुशी हैं नूरुल आबाद? अब 4 ठो लड़का और हो गया है मिस साहब। अब कितने बच्चे हैं तुम्हारे? सब मिलाकर 9 ठो लड़का है मिस साहब। उसने खुशी से जवाब दिया। मैं चाय लाता हूँ। मानूस कमरे के वस्त में खड़े होकर मैंने इत्मीनान से सांस लिया। लोहे का पलंग, भद्दी मध्यम आईने वाली सिंगार मेज़, खाकी मच्छरदानी, गुसल खाने की बाल्टी और टब में ताज़ा पानी भरा था और तामचीनी का जग और चिलमची खुरदरी सफ़ेद मेज़ पर सलीके से धरी थी। खिड़कियों से नीचे ऊंची ऊंची घास लहरा रही थी। दूर बावर्ची खाने में लालटेन टिमटिमाती थी। सीढ़ियाँ उतरकर मैं शागिर्द पेशे की तरफ गई। नूरुल आबाद की सांवली सलोनी बीवी बग़ैर ब्लाउज की ऊदी साड़ी लपेटे दीवार से लगी खड़ी थी और उसकी बूढ़ी सास फर्श पर बैठी नवा पोता खिला रही थी। मैं उन दोनों से टूटी फूटी बंगाली में बातें करती रही। नूरुल आबाद ने बावर्ची खाने के दरवाजे में झांक कर आवाज़ दी, मेरे साहब चाय तैयार है। बाहर हॉर्न बजा। बारिश बुजुर्ग और उनकी अहलिया आ चुके थे।
टी रिसर्च स्टेशन के जंगलों में से एक के सामने बारिश बुजुर्ग ने कार रोक ली। उस वक्त वो अपनी स्याह रंग की स्टूडी बेकर में आए थे। बरामदे में दाखिल होकर लेटर बॉक्स पर लिखे हुए उनके पूरे नाम पर नजर पड़ी, MSA बेग। उसके साथ साइंस की कई डिग्रियां वाबस्ता थीं। उनकी अहलिया मशरक़ी यूपी की एक शर्मीली कम उम्र घरेलू लड़की थी, जिसने कासनी छींट के गरारे और डोरिये की चंपई कमीज पर मलमल का चुना हुआ दुपट्टा ओढ़ रखा था। उसका नाम कुलसुम था। ड्राइंग रूम में बहुत से मेहमान जमा थे, जिन्होंने बारिश बुजुर्ग को देखते ही नारा लगाया, आहा मिर्ज़ा साहब आ गए। मेहमानों में 2 तुर्क भी शामिल थे, जो चाय की काश्त की ट्रेनिंग के लिए अंकारा से आए थे। खाने से पहले मैंने अपनी कज़िन जरीना को हरिनगर टी एस्टेट फ़ोन करना चाहा, मगर फ़ोन ख़राब हो चुका था। चलिए हम लोग क्लब चलते हैं, वहाँ आज फिल्म शो है, इसलिए यकीनन आपकी हमशीरा भी आएंगी। बारिश बुजुर्ग ने कहा। क्लब कितनी दूर है? मैंने पूछा। ज़्यादा दूर नहीं, कोई 25 मील होगा। 25 मील? नौवारिद रिश्तेदार ने दोहराया। चाय बागान के फासले इसी नौ के हैं। सिलहट में 120 बागात हैं, और जब हम लोग दोस्तों से मिलने की गरज से निकलते हैं तो 150 मील का पाला मार कर आते हैं। आपके बिरादर निस्बती की स्टेट, बारिश बुजुर्ग ने अब मुझे मुखातिब किया, यहाँ से 50 मील के फासले पर है। खाने के बाद मोटरें और जीप गाड़ियाँ क्लब रवाना हुई। बारिश बुजुर्ग की बीवी ने बच्चे को सुलाकर जल्दी से स्याह बुर्का ओढ़ा और कार की पिछली सीट पर मेरे पास आन बैठी। मैं पिक्चर देखने के लिए कभी कभार ही क्लब जाती हूँ। इनको यहाँ की सोशल ज़िंदगी पसंद नहीं। खुदा करे जरीना क्लब में मिल जाए, वरना बड़ी कोफ्त होगी। मैंने कहा, मैं तो अरसलान भाई को पहचानती भी नहीं। आप अपने बिरादर निस्बती से आज तक नहीं मिली? बारिश बुजुर्ग ने पूछा। जी नहीं। आपके बिरादर निस्बती कलकत्ते के बंगाली होने के नाते माकूल उर्दू बोलते हैं और बहुत सालेह मुसलमान हैं। बारिश बुजुर्ग ने मुझे मुतल्ला किया और कार चलाने में मसरूफ़ रहे। क्लब के अहाते में अनगिनत मोटरें खड़ी थीं। हफ्तावार फिल्म शो की वजह से दूर दूर के बागात से लोग आए थे। कदीम बरतानवी अहद में बनी हुई इमारत के अंदर स्कॉटिश टी प्लांटर्स, करीबी अजला के नए कारखानों के चंद अमेरिकन और जर्मन, फेंचूगंज के नए खाद के कारखाने के जापानी इंजीनियर और उनकी खवातीन, चाय के बागात के नौजवान पाकिस्तानी ओहदेदार और उनकी अल्ट्रा मॉडर्न बेगमात जमा थी। बागात में अमूमन मुल्क के ऊंचे तबके के नौजवान काम करते थे, क्योंकि ये एक फैशनेबल और इंतहाई हाई क्लास मुलाजमत थी। ये सब ज़्यादातर मगरबी पाकिस्तान से आए थे। मैं कुलसुम के साथ चमड़े के एक दबीज सोफे पर बैठ गई। हॉल की रोशनियां बुझीं और एक मामूली सा अमेरिकन फिल्म शुरू हुआ, जो मैं पहले भी देख चुकी थी। बाहर खूब अंधेरे में सैकड़ों मील तक चाय बागान, जंगल और गांव फैले हुए थे। पेचदार रास्ते, नदियां और अबदी सन्नाटा। नारंगी की डालियों की मौसीकी
नारंगी के डालियों की मौसीकी, रेस, सरसराहट, तारीकी और वुसअत और तन्हाई के उस भंवर में, उस क्लब के अंदर ये 300-400 अफराद मखमली दबीज जहाज़ी सोफ़ों में धंसे हुए डोरिस डे का तमाशा देखने में मुनहमिक थे। उनका इस धरती से कोई रिश्ता न था सिवाय रुपए के। कोई हमदर्दी न थी, कोई ताल्लुक न था। और इन्हीं अफराद की तरह के लोग सिर्फ चंद मील दूर सरहद के उस पार, उसी मुअत्तर धरती, उसी जरखेज मिट्टी पर, उसी सुरीले अंधेरे में, आसाम के चाय बागान में, उसी तरह बरतानवी वज़ा के क्लबों में बैठे उसी किस्म की फिल्म देखने में मसरूफ़ होंगे। यही जहनीयतें, यही तराश खराश और वज़ाक़ता, यही अंदाज़ गुफ्तगू, यही दिलचस्पियाँ, वहाँ भी देसी ओहदेदारों की बीवियाँ इसी किस्म की साड़ियाँ पहने ऐसी ही सतही गुफ्तगू में मशगूल होंगी। इन सब लोगों का उस कदीम, दुखी, ज़ख्मी धरती से क्या संबंध था? ज़मीन का रिश्ता इंसान से किस तरह बनता है, किस तरह टूटता है, किस तरह इस्तवार किया जाता है? रोशनियाँ जली। कुलसुम ने फ़ौरन मुँह पर स्याह जॉर्जेट के नकाब गिरा ली। मैंने खड़े होकर जरीना की तलाश में नज़रें दौड़ाई और कुलसुम बानों के साथ हॉल के सिरे पर आ गई। मेरी फुफीजाद बहन जरीना सब साड़ी पहने, कुंदन के जेवरों में जगमग जगमग करती खड़ी थी। हम दोनों दौड़कर एक दूसरे से लिपट गए। इसी अस्ना में कुलसुम मजमे में खो चुकी थी। मैं और जरीना बातें करने के लिए जल्दी से पाउडर रूम में घुस गए। एक स्कॉटिश बुढ़िया ने मुस्कुराकर आंखें चुंधियाईं। मिसेस मैकडोनाल्ड, जरीना ने जल्दी जल्दी कहा, ये मेरी कज़िन है, हम तकसीम के बाद आज मिले। फिर उसने पाउडर रूम में दाखिल होने वाली मज़ीद शनासा ख़वातीन से मेरा तारुफ कराना शुरू किया। जरीना, मैं ज़रा बाहर जाकर अपने मेज़बानों का शुक्रिया तो। मिसेस उस्मानी, ये मेरी कज़िन, क्योंकि मैं तो सिर्फ 3 साल हुए लखनऊ से शादी होके यहाँ आई हूँ, इसलिए अब तक। उसने हड़बड़ाकर फिर दास्तान शुरू की। जरीना मेरे मेज़बान। मैं जल्दी से बाहर निकली और हॉल में कुलसुम से टकरा गई। आपके दूल्हा भाई अरसलान अहमद साहब आपको ढूंढते फिर रहे हैं, उसने कहा। इतने में बारिश बुजुर्ग भी हुजूम में से नमूदार हुए। मैंने उन दोनों का दिली शुक्रिया अदा किया और वो मियाँ बीवी हॉल के बड़े दरवाजे से निकलकर पार्क की तरफ चले गए। खवातीन के झुंड क्लब के कैंटीन स्टोर का रुख कर रहे थे। चलो, मुझे भी थोड़ा सा सामान खरीदना है, जरीना ने मेरे करीब आकर कहा और अपने शौहर से मिलवाया। स्टोर के काउंटर के पास उस सुनहरे बालों वाली मेम खड़ी थी जिसे मैंने शाम रेलवे स्टेशन पर देखा था। बहुत से हजरात उसके गिर्द जमा थे जिनसे वो हंस हंस कर बातें कर रही थी। यह औरत अमेरिकन हरगिज नहीं, हिंदुस्तानी, मेरा मतलब है पाकिस्तानी है, शर्त लगा लो। दूर से उसे देखकर जरीना ने मेरे कान में कहा, तुम जानती हो उसे? ना सिर्फ जानती हूं बल्कि शायद तुम भी वाकिफ हो। उसके करीब से गुजरते हुए उसे एक नज़र गौर से देखने के बाद मेरी कज़िन ने जवाब दिया। अरसलान भाई ने करीब आकर कहा, जरीना,
मिस्टर और मिसेस फ्रेजर भी हमारे साथ चल रहे हैं। उनकी जीप खराब हो गई है। ये लोग कर्नल मॉर्गन के यहाँ जाएंगे। अरसलान भाई स्टोर से बाहर चले गए। जरीना अमेरिकन खातून के पास मार्च करती हुई पहुंची और बड़ी मासूमियत से पलके झपकाकर उर्दू में पूछा, माफ कीजिएगा, आप राहत काशानी है ना? मेम ने चौंक कर उसे देखा, चंद लहजों तक देखती रही और यह जाहिर किया कि वो उर्दू नहीं जानती। ओ कम ऑन राहत, जरीना ने ढिठाई से कहा, मेरा नाम। मेम ने बड़े वक़ार से ऐसी अंग्रेजी में जिसमें अमेरिकन लहजे का बराए नाम शायबा था जवाब दिया, मिसेस चार्ल्स फ्रेजर है, रीटा फ्रेजर। दूसरे लम्हे चार्ल्स फ्रेजर ने उसे आवाज दी और वो बाहर चली गई। और तो और ये नाम भी बोगस है, शर्त लगा लो, जरीना ने कहा। अरसलान भाई कार का दरवाजा खोले हमारे मुंतजिर थे। मिस्टर और मिसेस फ्रेजर उनके साथ सामने की सीट पर बैठ गए। कार क्लब से निकलकर टी स्टेट की समत रवाना हुई। अरसलान भाई और मिस्टर फ्रेजर बातों में मुनहमिक थे। कुछ देर बाद जरीना ने शर्लक होम्स के से खतरनाक और पुरअसरार अंदाज में होंठ लटकाकर और आगे झुककर जरा आहिस्ता से कहा, मगर कमाल है वाकई राहत, तुमसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई और क्या अजीब हुस्न इत्तेफाक है। मेम ने मुतलिक कोई जवाब न दिया। गो अब उसका बशाश बेतकल्लुफी का लहजा गायब हो चुका था जिसमें वो अब तक अरसलान भाई से तबादला ख्याल कर रही थी। हम लोग कनाडा वापस जाएंगे तो आपका ये हसीन मुल्क बहुत याद आएगा। हालांकि ये मेरे वतन अमेरिका से किसी कदर मुख्तलिफ है। ये भी झूठ है, ये अमेरिका आज तक नहीं गई। जरीना ने बहुत आहिस्ता से मुझे गोश गुजार किया, मगर खुदा की कसम, वाह वाह, क्या काबिल तारीफ खुद एतमादी है। जवाब नहीं। हम लोग पाँव फटते मंजिल मकसूद पर पहुंचे। वादी के नशेब में कर्नल मॉर्गन के बंगले पर अमेरिकनों को उतारकर घर का रुख किया। तो ये थी नॉवेलेट चाय के बाग की पहली किस्त। कल फिर आऊंगा, आपको इसकी दूसरी किस्त सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।